हेलो दोस्तों, आज हम लोग अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स सीखेंगे। ठीक है। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन स्टूडेंट्स को बनाया है जिन्होंने 11th में ढंग से पढ़ाई नहीं की, या वो जो 11th में आए हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस में 11th-12th किए थे और अब वो सीए करने या सीएस करने या सीएमए कर रहे हैं। ठीक है। बट उनको अकाउंट समझ में नहीं आता, तो बेटे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको प्लीज़ ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। नाम है बेटे अकाउंटिंग टर्म। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। देखो, आजकल हर कोई बिजनेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है बेटे? बिजनेस करना चाहता है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज बिजनेस। तो देखो ध्यान से, इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्टिविटी विच आर रेगुलरली कैरिड ऑन, जो रेगुलर बेस पे किया जाए बाय अ पर्सन। यानी यहां पर्सन का मतलब बेटे इंडिविजुअल। आप ऐसे समझो, इंडिविजुअल या एंटिटी। एंटिटी का मतलब यहां या तो कंपनी के नाम पे, फर्म के नाम पे, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो या तो एंटिटी करे या इंडिविजुअल करे। ठीक है, इनका मेन एक्टिविटी करने का जो पर्पस है वो प्रॉफिट अर्न करना, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए आप जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज करते हो। ठीक है, अब वो एक्टिविटीज या तो इंडिविजुअल बिजनेस। सिंपल। बिजनेस रिप्रेजेंट करता है एक सेट ऑफ एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, या तो इंडिविजुअल के द्वारा या फिर एंटिटी के द्वारा, जिसका मेन मकसद होता है अर्न प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? अब मुद्दा ये है कि बिजनेस कितने तरह के होते हैं। तो बिजनेस बेटे मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ध्यान से सुनना, अ बिजनेस वेयर रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड and become finished goods। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं। क्या खरीद के लाएंगे बेटे? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? तो किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आप गुड्स यूज करते हो, उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कहलाता है बेटे रॉ मटेरियल, यानी प्राइमरी मटेरियल। ये क्या होता है जरा समझना। जैसे सपोज करो कि आपको आपको मान लो बनाना है, आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो ब्रेड। तो बेटे ब्रेड आपके लिए क्या है? ये आपके लिए फिनिश गुड्स है। यदि ब्रेड बन के तैयार हो गया तो ये आपके लिए क्या है बेटे? फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। अब ब्रेड को बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? तो देखो, व्हीट फ्लोर चाहिए, बोलो। जो व्हीट फ्लोर आप लेके आते हो ना, तो ये आपके लिए रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल से ब्रेड बन के तैयार हुआ, ये होता है फिनिश्ड गुड्स। और फिर इसको आप मार्केट में बेच देते। यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस है जहां पे हम रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं और एक फिनिश उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, यानी एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, लाइव एग्जांपल सुनो, लाइव एग्जांपल सुनो, ध्यान से सुनना। बताओ, बाटा कंपनी क्या करती है?
बाटा कंपनी क्या करती है, शूज बनाती है। अब शूज के लिए वो क्या करती है, लेदर लाती होगी, उसके सारे रॉ मटेरियल्स लाती होगी, लेदर वगैरह क्या है, रॉ मटेरियल्स है, और उससे उसने फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाया, शूज। बोलो। तो ये उसका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। अब ध्यान से सुनना, दूसरा बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस। क्या होता है, वेयर फिनिश्ड गुड्स परचेज फ्रॉम मार्केट एंड सेल टू कंज्यूमर। आपने क्या किया, ध्यान से सुनना, आपने फिनिश गुड्स मतलब ये गुड्स जो किसी मैन्युफैक्चरर ने बना रखा है, आपने उससे बना बनाया गुड्स खरीदा और उसको एज इट इज बेच दिया, आपने कोई प्रोसेसिंग नहीं किया। तो बेटे ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा सोचो, आप सपोज करो कि आप एक छोटे व्यापारी है, तो क्या आप बाटा से जाके शूज खरीद के लाते हो, आपने बनाया नहीं, बाटा से बना बनाया शूज खरीद के लाते हो, और फिर उसको आप अपने छोटे से दुकान में, शॉप में रखते हो, और फिर कस्टमर को बेच देते हो। तो बताओ, आप जो बिजनेस कर रहे हो, कौन से बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग? बोलो। ट्रेडिंग। तो ये हुआ ट्रेडिंग बिजनेस। अब नेक्स्ट, सर्विसेज। यहां पे हम कुछ बेचते नहीं है, हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट वाले क्या करते हैं, या तो पैसेंजर ढोते हैं, बोलो, या फिर गुड्स ढोते हैं। यही करते हैं ना, जो पैसेंजर ढोते हैं या गुड्स ढोते हैं, दोनों में वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले सर्विसेज देते हैं। होटल इंडस्ट्री क्या करती है, बताओ, रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, ये सब क्या देते हैं बेटे, सर्विसेज। तो आप बेसिकली देखो ध्यान से, तो बिजनेस में टोटल 3 वैरायटी हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग, और तीसरा सर्विस। तो यहां तक क्लियर है बिजनेस क्या होता है और बिजनेस कितने तरह का होता है, ये क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, कोई भी बिजनेस यदि कोई स्टार्ट करना चाहता है, यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो दूसरा डेफिनेशन आप कॉपी में नोट करें, कैपिटल। ये क्या है, कहता अमाउंट इन्वेस्टेड बाई प्रोप्राइटर। यहां प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है बेटे, यहां प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। जो बिजनेस का मालिक है, उसने बिजनेस में जो पैसा लगाया, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ध्यान से देख लो, जैसे सपोज करो ये मिस्टर रामलाल है, ये कौन है, मिस्टर रामलाल। आराम से सुनना, ये है मिस्टर रामलाल, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, बिजनेस। अब इस बिजनेस में रामलाल जो पैसा लगाएगा, जो कैपिटल लगाएगा, समझ में आ रहा है सबको, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, जो पैसा लगाएगा इस बिजनेस में, वो सारा का सारा पैसा कौन लगा रहा है बेटे, रामलाल। तो रामलाल जो पैसा लगाएगा, इस पैसे को हम लोग बोलेंगे कि ये कैपिटल है। क्या है बेटे, कैपिटल। यहां तक क्लियर है, चलो, यानी कैपिटल वो पैसा जो ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, बात खत्म, कोई कष्ट नहीं है। अब बात करते हैं, इस कैपिटल के बाद आप बिजनेस को चलाने के लिए परचेज करते हो बेटे एसेट्स। क्या परचेज करते हो, एसेट्स। देखो बेटे, एक चीज मैं बता रहा हूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के वजह से, ठीक है।
तो हम लोग घर पे जो जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जिस तरह से पॉसिबल है, हम चाहते हैं कि आपको वैसे ही हेल्प करें। ठीक है, हमारा इंटेंशन है आपको हेल्प करना। ये हमारे पास स्क्रीन पे लिखने वाला वो डिजिटल पेन वगैरह नहीं है, इस वजह से हम ये पहले से ही लिख के और फिर आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि एक अच्छी क्वालिटी की राइटिंग वगैरह आपको अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा आप भी कॉन्सेंट्रेट करना इस लॉकडाउन में। ठीक है, इसकी अच्छी वीडियो जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगी तो हम लोग रिकॉर्ड करके प्रॉपर तरीके से फिर से अपलोड कर देंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप घर पे रहें और पढ़ाई करें। ठीक है, और देखो बेटे, आपको थोड़ा सा ना ये भी ख्याल रखना है कि घर पे हैं तो कुछ करें, या तो अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें, या तो अपनी सिलेबस पे अच्छे से पकड़ बनाएं, लेकिन कुछ ना कुछ करें, फालतू की चीज़ों से बचें और पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए यही सबसे बढ़िया टाइम है। नहीं तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा, सब लोग बाहर निकलेंगे, तो फिर आप ढूंढते रहोगे कि सर टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप आराम से यूट्यूब पे जाओ तो क्लास की वीडियो देखो, बहुत सारी क्लासेस सेपरेट सेपरेट हैं सब कुछ, तो आप बड़े आराम से देखो और पढ़ाई करो। ठीक है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुने, और छोटी मोटी यदि कोई कमियां हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। ठीक है, आप मेरी जो अच्छाई है, जो चीज़ें आपको समझ में आती है, आपके लिए जो फ़ायदे वाली हैं, उस पर ध्यान दें, कमियों पे ध्यान ना दें। ठीक है, हाँ, मैं पता है कि हम हाथ से नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात है जो हम नहीं बना पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलो ध्यान दें। सबसे पहले अब बात करते हैं एसेट्स। कहता है एन एसेट्स इज रिसोर्स। एसेट क्या है? एक रिसोर्स है जो कि कंट्रोल करता है कौन? इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब यहां बिजनेस, यानी वो बिजनेस जिसके पास एक रिसोर्स हो। ठीक है, ये रिसोर्स कैसे आया बेटे इसके पास? या तो पास्ट इवेंट की वजह से, ठीक है, पास्ट में कुछ हुआ होगा उसके रिजल्ट की वजह से, या सॉरी या नहीं, और उससे ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट करता हो कि हम इससे फ्यूचर में पैसे भी कमा सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये एसेट्स, ये जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, ये इसके वजह से इस एसेट का जो डेफिनेशन है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी एसेट का जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, यानी बिजनेस के पास कोई ऐसा रिसोर्स है, वो रिसोर्स या तो परचेज किया हो, या तो कुछ पास्ट में ऐसा काम किया हो जिसके वजह से वो आया हो। ठीक है, बट उसका इंटेंशन है कि उस रिसोर्स से उसको ऐसा लगता है कि मैं फ्यूचर में पैसे कमा सकता हूं, तो बेटे वो रिसोर्स उसके लिए एसेट्स है। क्लियर है? यानी आपको यदि ये पता करना है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो एसेट्स है या नहीं, कैसे पता करें सर कि मेरा ये रिसोर्स एसेट्स है या नहीं है? तो बेटे इसके लिए आपके पास 3 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट है? 3। आराम से सुनना। 3 टेस्ट है, और ये तीनों टेस्ट क्या क्या हैं ये देखो। पहला, रिसोर्स। दूसरा, कंट्रोल। और तीसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड। लो जी, रिसोर्स, कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर रिसोर्स मतलब क्या?
अब देखो, रिसोर्स मतलब एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। रिसोर्स का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी यदि आपके पास है तो वो रिसोर्स है। कंट्रोल मतलब आपके पास वो है, पोजीशन है, राइट है, ठीक है। और ये पोजीशन और राइट कब आता है बेटे? जब आप उसको अक्वायर करते हो। एक्वायर मतलब बाय करते हो, ठीक है। और किसी भी रिसोर्स को आप कंट्रोल क्यों करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो आपको क्या देगा, कमा के कुछ पैसे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, यदि मैंने बिजनेस किया, ठीक है, अब मेरा बिजनेस यदि मान लो कोई शोरूम का है, तो शोरूम में मैंने एसी लगवाया, तो एसी एक रिसोर्स है। हाँ, उस रिसोर्स को मैंने खरीदा, तो बताओ उस पर मेरा कंट्रोल है? हाँ। तो मैंने एसी क्यों लगवाया, बताओ, क्या उससे हमारे कस्टमर बढ़ेंगे? तो उस एसी के वजह से मैं एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता हूँ। यस। जो मैंने पहले मैं रेडी पे सब्जी बेचता था, अब मैं दुकान ले रहा हूँ, तो दुकान जो ले रहा हूँ वो एक रिसोर्स है। हाँ। और उस रिसोर्स, ध्यान से सुनना, उस रिसोर्स से मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा, क्योंकि मैंने दुकान खरीदा है तो उसमें पैसे भी दिए होंगे। हाँ, तो ये मेरा एसेट्स है। यानी आपको रिसोर्स, कंट्रोल, बेनिफिट, ये 3 वर्ड याद रखना है कि एसेट्स है या नहीं है। ये यदि आपको जानना है तो आपको 3 वर्ड याद रखना है कि पूछना है उससे, जो आपके चीज सामने है वो पूछना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताओ क्या तुम रिसोर्स हो? यस। क्या तुम पे मेरा कंट्रोल है? यस। क्या तुमसे मुझे फ्यूचर में पैसा कमा सकता हूँ? यस। यदि ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो बेटा वो आपका एसेट्स है। ये डेफिनेशन मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, और ये डेफिनेशन मैंने अपने से बना के नहीं दिया है। ये डेफिनेशन किसने दिया है बेटे? ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। यहां तक क्लियर है तो बताओ। तो ये है आपका एसेट का डेफिनेशन, ठीक। अच्छा, अब ये एसेट्स कई तरह के होते हैं। जैसे पहला, फिक्स्ड एसेट्स। आराम से सुनना, आप यदि कॉपी में लिख रहे हो तो आप ना इसको एक काम करो, 3 ब्लॉक में बना लो। फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स। ये जैसे ऊपर देखो मैंने ये रिसोर्स 3 ब्लॉक में बनाया है ना, इस तरह से। 1 मिनट रुको, मैं ही बना के दे रहा हूं। अब ये जो फिक्स, देखो ध्यान से, ये जो टाइप्स ऑफ एसेट्स है, एसेट्स क्लासिफाई कर सकते हो आप 4 तरीके से: फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स। आराम से सुनना, फिक्स्ड, करेंट, फिक्टिशियस और वेस्टिंग एसेट्स। अब सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं फिक्स एसेट के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना, कहता है फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड या अक्वायर, हेल्ड या अक्वायर, या तो आपके पास पहले से है या आपने खरीदा, ठीक है। इसलिए फॉर यूज इन द बिजनेस, आप बिजनेस में यूज करोगे। किस लिए? या तो हो सकता है उसको प्रोडक्शन में यूज करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करोगे, या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसमें यूज करोगे। आप अपने बिजनेस में उस एसेट को यूज कर रहे हो ताकि उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सको, ठीक है। आप उस एसेट को खरीदे हो बेचने के लिए नहीं, आप उसको रीसेल नहीं करोगे, ठीक है। और जो आप उस एसेट को यूज करोगे वो मोर देन 12 मंथ होना चाहिए, होल्ड होल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, ठीक है। यानी फिक्स्ड एसेट्स है, देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि क्या जो मेरे पास रिसोर्स है वो एसेट्स है। तो उस पे तीन तीन कंडीशन, 3 टेस्ट लगाओ। क्या वो रिसोर्स है, उस पर मेरा कंट्रोल है, क्या उससे मैं फ्यूचर में इनकम अर्न कर सकता हूँ? हाँ, यदि ऐसा है तो वो एसेट्स है। अब ये एसेट फिक्स एसेट्स है तो उसके लिए फिर से 3 टेस्ट, क्या वो एसेट्स मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, क्या वो यूज 12 महीने से ज्यादा कर रहा हूं, और क्या उसका इंटेंशन बेचना नहीं है। यदि ये तीनों टेस्ट पास हो गया तो इसका मतलब कि वो एसेट्स मेरा फिक्स्ड एसेट्स, क्लियर है। और यदि ये फिक्स्ड एसेट्स हुआ तो ये फिक्स्ड एसेट बेटे 2 होते हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। पहला टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल।
टैंजिबल एसेट क्या होता है? कहता है कि दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, वो एसेट्स जिसको हम या तो देख सकते हैं या छू सकते हैं, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो वो टेंजिबल है, और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो वो इनटेंजिबल है। सिंपल। टेंजिबल समझ में आया? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको देख सके छू सके। इनटेंजिबल आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, ना उसको हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। दोनों बात समझ में आ गई? अब मुद्दा ये है कि सर यदि ये टेंजिबल है, यदि ये टेंजिबल है तो इसके एग्जाम्पल क्या है? देखो बेटे, लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ लैंड दिया हो, ध्यान से सुनना, यदि सिर्फ लैंड हो तो भी ये टेंजिबल है, सिर्फ बिल्डिंग हो तो भी टेंजिबल है। अच्छा, बिल्डिंग को हम लोग प्रीमाइसेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो या लैंड एंड बिल्डिंग हो, सबका मतलब दोनों के दोनों टेंजिबल है। ठीक है, आगे प्लांट एंड मशीनरी। देखो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मशीनरी, जहां पे ज्यादा मशीनों का ग्रुप हो उसको बोलते हैं प्लांट, और जहां पे सिर्फ मशीन हो, यानी प्लांट लिखा हो, यहाँ प्लांट का मतलब पौधा नहीं, यदि प्लांट लिखा है तो भी ये एसेट्स है, मशीनरी लिखा है तो भी ये एसेट्स है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, अब ध्यान से सुनना, फर्नीचर जितने भी आपके पास ऑफिस टेबल सोफा ये सब जितनी चीजें होती हैं, ये सब क्या है हमारे लिए? फर्नीचर्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स, आपके ऑफिस में कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं, वो भी आपके लिए टेंजिबल एसेट्स है। लाइव स्टॉक, ये जो कैटल्स होते हैं, पशु, गाय भैंस, भेड़ बकरी, ये सब भी आपके लिए फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है, बट याद रखना ये रिसोर्स तो है, लेकिन क्या आप इसको, इससे बिजनेस मतलब इसको यूज करके पैसा कमा रहे हो? यदि हाँ तो ये आपके लिए एसेट्स है। ठीक, अब बात करते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो है जो एसेट तो है बट हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे गुडविल, गुडविल का मतलब होता है आपका मार्केट में क्या रेपुटेशन है, इज्जत। ठीक है, अब बताओ आपकी इज्जत किस कलर का दिखता है? नहीं पता, ये एक रेस्पेक्ट है, ठीक है, जो आपको दिखता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। पेटेंट, पेटेंट क्या बेटा? जब कोई इन्वेंटर कोई नई चीज खोज के निकालता है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की जो कंपनी, जो रिसर्च वाली कंपनी सारी रिसर्च कर रही है, तो जो कंपनी उस वायरस की वैक्सीन बनाएगा उस पर सबसे पहले अपना उसको पेटेंट कराएगा। क्यों? ताकि दूसरी कंपनी यदि वो फॉर्मूला यूज करे तो वो उससे खरीद के फॉर्मूला ले जाए तभी यूज करेगी। क्लियर है? तो पेटेंट क्या हुआ? एक अधिकार हुआ। तो ये अधिकार कैसा है? दिखता नहीं है। उसी तरह बेटे कॉपीराइट, कॉपीराइट यदि कोई ऑथर बुक लिखता है तो उस पे उसका अधिकार होता है कि बिना उसके इजाजत के कोई और उसका कॉपी ना कर पाए, फोटोस्टेट ना कर पाए, या उसको नकल करके, आपने देखा होगा ना पायरेटेड वगैरह ये सब करते हैं, सब कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं यदि ऐसा करते हैं। तो बेटे मेन मुद्दा ये है कि कॉपीराइट एक अधिकार है, ठीक है, तो ये भी आपका एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आप अपने बिजनेस को एक अलग रूप दे रहे हो, जैसे टाटा का एक अलग सिंबल है, मर्सिडीज का एक अलग ट्रेडमार्क है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, ये भी एक टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होता है बेटा, ये होता है बट दिखाई नहीं देता। क्लियर है? तो आपके फिक्स्ड एसेट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम चर्चा करेंगे बेटे करेंट एसेट्स पे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये करेंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, वेस्टिंग एसेट, इन सबको हम नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं।
देखो बेटा, करंट एसेट्स ना हम लोग नीचे वाले पेज पे ले जाके पढ़ने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है ना, चेक करो। Current asset. It refers to all those assets which are reasonably expected to convert into cash within 1 year. Within 1 year in normal course of business. मतलब जो मेरा बिजनेस का नॉर्मल कोर्स है, मतलब वैसा एसेट्स जो हमने खरीदा है या हमारे पास है, उसका मकसद यही है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए एक पर्टिकुलर पीरियड में, और वो पर्टिकुलर पीरियड है 12 मंथ से कम, ठीक है, 12 मंथ से कम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो देखो ऐसे समझो, मैंने खरीदा स्टॉक, क्या खरीदा, स्टॉक, इसको अदरवाइज बोलते हैं इन्वेंट्री। यानी हम जब कोई एक्यूमुलेटेड गुड्स खरीदते हैं ना बेचने के लिए, बेचने के लिए, तो कोई चीज आप बेचने के लिए खरीदते तो जरा सोचो, आप क्या चाहोगे, 1 साल के अंदर अंदर बिक जाए, ठीक है, या ये चाहोगे कि 10 साल लग जाए बिकने में, नहीं ना। तो आप यदि बेचने के लिए खरीदे हो तो 1 साल के अंदर वो बिक जाए, जैसे ही वो बिकेगा, ठीक है, तो कैश मिलेगा। यानी इस स्टॉक, इसी का दूसरा नाम इन्वेंट्री है बेटे। स्टॉक या इन्वेंट्री का इंटेंशन क्या है, बिकना और कैश में कन्वर्ट होना। तो बेटे ये मेरे लिए करंट एसेट्स है, ठीक है। अब जब बिकेगा तो क्या आएगा, कैश, तो कैश भी मेरे लिए क्या है, करंट एसेट्स। यही कैश यदि मैंने बैंक में जमा कर दिया तो कैश एट बैंक, तो वो पैसा भी मेरे लिए क्या है, करंट एसेट्स। अब यदि मैंने इसको उधार में बेचा, कैसे बेचा बेटे, उधार में, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड, सॉरी डेटर, क्या बोलते हैं, डेटर। अच्छा, इस डेटर का एक दूसरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ये दो नामों से जाना जाएगा, या तो डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल। डेटर का मतलब जब हम किसी पर्सन को गुड्स उधार में बेचते हैं ना, तो अब बताओ जिसको उधार में बेचा वो पर्सन अब मुझे पैसा देगा, बोलो, तो जो पर्सन जिसको मैंने उधार में बेचा है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेटर, क्या बोलते हैं, डेटर। क्लियर है। तो डेटर से भी मुझे कैश कलेक्ट होगा, बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो ये भी मेरा क्या है, करंट एसेट्स, और इसको हम ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि डेटर से मुझे पैसा बाद में मिलेगा, तो हमें पैसा आज चाहिए तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करके जब वो दे देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट फॉर्म में हम आज के बाद इसको बीआर बोलेंगे, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल भी बाद में कैश रिसीव हो जाएगा, फिर बिल वो कैंसिल हो जाता है, तो इसको भी हम बोलते हैं करेंट एसेट्स। इसके बाद कुछ पैसे हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, और ये भी एक शॉर्ट पीरियड का इन्वेस्टमेंट होता है जो बाद में रिसीव हो जाता है, ठीक है। ये है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ध्यान से सुनना, ये एक एसेट्स है, कैसे पता चलता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि ये वो एक्सपेंस है, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये करंट एसेट्स होता है। ये कैसे होता है जरा सुनना। कहता है प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एन एक्सपेंस विच आर नॉट ड्यू बट पेड, मतलब वो खर्चा जो आपने अभी देना नहीं था बट आपने पे कर दिया। तो जैसे ही वो खर्चा जिसकी आपने पेमेंट पहले कर दी, तो आपके पास उस खर्चे के बदले जो सर्विसेज या गुड्स मिलना चाहिए था, उसके आपके पास एक राइट आ गया टू रिसीव समथिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, जरा सोचो। आपने अपना प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करवाया, तो पहले आपने पैसे रिचार्ज करवा लिया, अब आपके पास बैलेंस आ गया, ठीक। तो ये बैलेंस आपके पास एक राइट देता है कि आप अब उस बैलेंस को यूज कर सकते हैं। क्या ऐसा हुआ कि आपने पहले बात कर ली पूरा, इसके बाद आपने बिल जमा किया, नहीं, आपने पहले पैसा पे कर दिया और बाद में आप उसको यूज कर रहे हो। आप यदि किसी से पढ़ने जाते हो, किसी टीचर से पढ़ने जाते हो, तो बताओ फीस पहले पे कर देते हो और बाद में आप उनसे सर्विसेज लेते हो। तो जैसे ही आपने फीस पे कर दिया तो उन सर्विसेज को लेने का आपके पास क्या आ गया, अधिकार। तो इस अधिकार के वजह से ये प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या बन जाता है बेटे, करंट एसेट्स। क्योंकि
और उसी तरह बेटे अब मैं प्रीपेड एक्सपेंस आपकी तरफ से बता रहा था, अब एक्रूड इनकम का मतलब है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, यानी एन इनकम विच आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मैंने आपको पढ़ा दिया 1 महीना, अब आपके पास मतलब आपसे मुझे पैसे लेने का, अपना इनकम लेने का अधिकार तो हो गया, क्योंकि मैंने आपको 1 महीना पढ़ा दिया, एक्रू तो हो गया, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया तो रिसीव नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, जिस दिन आप दे दोगे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी मेरे लिए क्या है, एक्रूड इनकम, ये भी मेरे लिए क्या है, करंट एसेट्स। और भी कोई लिक्विड एसेट्स हो जो कैश में कन्वर्ट होने के काबिल हो या कैश में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, तो उसको हम करेंट एसेट्स बोलते हैं। यहां तक कोई कष्ट है तो बताना, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटे, प्लीज आपको यदि कोई भी परेशानी हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं वहां पे आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद अब हम बात करेंगे करेंट एसेट के बाद हम जो बात करेंगे, बताओ किसकी बात करेंगे बेटे, तो वो हमारे पास है अब फिक्टिशियस एसेट, है ना। आओ चेक कर, अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग, बताओ फिक्टिशियस एसेट्स, किस एसेट की बात करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। तो ध्यान से देखना, फिक्टिशियस एसेट्स रियलिटी में बेटे ये एसेट्स होता ही नहीं है। रियलिटी में ये देखो ध्यान से, इट इज नाइदर फिक्स एसेट्स नॉर करेंट एसेट, ना ही ये फिक्स एसेट्स है ना ही ये करेंट एसेट्स है, फिर है क्या ये, इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का लॉस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। राइट ऑफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है, यानी आप ऐसे समझो वो खर्चा जो अभी तक हमने माना ही नहीं कि खर्चा है, ठीक है, वो लॉस है, ठीक है, वो लॉस है, बट अभी हमने माना नहीं है कि ये लॉस है कुछ कारणवश। वो कारण क्या है, वो आगे हम जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाता है, वहां पे कुछ कानून है कि जैसे कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया तो आप उसको 5 सालों में उसकी बेनिफिट ले सकते हो, यानी पीएल अकाउंट में डेबिट करोगे, राइट ऑफ करोगे तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो एक बार तो आपने कर लिया, जो 4 बच गया वही एसेट्स बन जाता है। सर इसको एसेट क्यों बोला, सुनना ध्यान से, देखो बेटे, ये एक तो लॉस है, और जितने लॉस होते हैं ना वो सब, अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ थोड़ा डीप में जाके बता रहा हूँ, और ये उनको ज्यादा समझ में आएगा जो अकाउंट्स थोड़ा पढ़ चुके हैं, यानी जिनको फाइनल अकाउंट बनाने आता है उनको ही समझ में आएगा ये जो रीजन बता रहा हूँ। और बाकी लोगों को बस इतना याद कर लेना है कि ये ना ही फिक्स्ड होता है ना ही करंट होता है, ये एक लॉस होता है, बस इतना याद कर लो, ठीक है। ये फिक्स है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी डीप में जाना चाहते हैं कि ये फिक्स से नाम क्यों पड़ा, इसको फिक्टिशियस एसेट कहते क्यों है, तो बेटे उसके लिए थोड़ा सा आप अकाउंट और ज्यादा पढ़ोगे तब आप क्लियर कट समझ में आएगा। जो पहली बार अकाउंट पढ़ रहे हैं उनको अभी समझ में नहीं आएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ठीक। ध्यान से सुनना, अब मैं उनके लिए बता रहा हूं कि नाम क्यों पड़ा जो इसके बारे में जानते हैं, सुनना ध्यान से बेटे। ये जितने भी एक्सपेंडिचर हैं हमारे पास जो इनकर्ड हो चुके या लॉस, देखो ध्यान से, अब बेटे अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। कौन सा बैलेंस देते हैं, डेबिट बैलेंस। और यदि ये डेबिट बैलेंस है, ध्यान से सुनना, यदि ये डेबिट बैलेंस है, अब ध्यान से सुनना, सारे एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस शो करते हैं, और यदि डेबिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, लेकिन ये डेबिट नहीं हुआ, समझ में आई बात। अब यदि डेबिट नहीं हुआ तो जितने भी डेबिट बैलेंस है उनके 2 जगह ही उनका उपचार होता है, ध्यान से सुनना, या तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और यदि वो डेबिट नहीं हुआ तो फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, कहां जाएंगे बेटे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब ध्यान से सुनना, कहता है कि सर ये तो एसेट्स है ही नहीं, बट फिर भी इसको एसेट साइड में ले जा रहे हैं मजबूरी में, क्यों, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस वो है जो पीएल में डेबिट नहीं हुआ, और यदि ये पीएल में डेबिट नहीं हुआ, ठीक है,
तो इतने से मेरा बैलेंस शीट खराब हो जाएगा, इसलिए बेटे हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, एसेट साइड में। बट ये एसेट्स नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ये बनावटी है। ये क्या है, बनावटी है। क्लियर है। इसके एग्जांपल देखो, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये वो सारे खर्चे हैं जो धीरे धीरे राइट ऑफ होते हैं जैसे जैसे इनकी बेनिफिट रिसीव होती जाती है। इसलिए बेटे हम इनको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। अब चर्चा करते हैं रिगार्डिंग वेस्टिंग एसेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे वेस्टिंग एसेट्स, ध्यान से देखना। ये हमारा वेस्टिंग एसेट्स। अब आप लोग कॉपी में कैसे लिखते हो वो आप देख लेना, हमारी तो मजबूरी है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। वेस्टिंग एसेट्स कहता है, वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कंज्यूम थ्रू बीइंग वर्क और यूज्ड। अब देखो ध्यान से, यहाँ दोज एसेट्स के जगह पे आप ऐसे लिखना, वेस्टिंग एसेट्स आर, दोज एसेट मत लिखना, आप ऐसे लिखना जो मैं बता रहा हूं। इट रेफर्स टू natural resources it refers to natural resources which are consumed through being worked or used, जैसे माइंस, जितने भी माइंस है बेटे, कोल माइंस हो, गोल्ड माइंस हो, ऑयल वेल हो, तेल का कुआं, ये जितनी भी रिसोर्सेज है ना, एक ओरे आता है, ये सब जहां से हम नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या है बेटे, वेस्टिंग एसेट्स है। सर कैसे पता कि ये वेस्टिंग एसेट्स है, कैसे पता ये वेस्टिंग एसेट्स है? तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये रिसोर्सेस है बेटे, रिसोर्सेस मतलब ये कौन सा रिसोर्सेस है बेटे, नेचुरल रिसोर्सेस। अब आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास एक प्लॉट है, क्या है ये बेटे, एक प्लॉट है जिसमें ढेर सारा कोयला है। क्या है इसमें, कोयला है। अब ये बताओ, ये प्लॉट मेरे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेस है जिसमें ढेर सारा कोयला है। हाँ, कोयला कितना है ये नहीं पता। अच्छा, ये प्लॉट मेरा है तो इस पे मेरा अधिकार है, मेरे लिए एसेट्स है, बोलो। हाँ, और इससे कोयला निकाल के मैं बेचूंगा तो ये मैं पैसे भी कमाऊंगा, बोलो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये एक नेचुरल रिसोर्स है जिसमें कोयला है, कितना है ये नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि यदि मैं रोज इसमें से कोयला एक्सट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा बेटे, यदि मैं रोज इसमें से कोयला एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो बताओ, यदि मैं यहां से रोज कोयला निकालूंगा तो बताओ ये क्या करेगा, एक दिन इसमें का सारा कोयला खत्म हो जाएगा, ये सारा कोयला इसमें का खत्म हो जाएगा। तो देखो ध्यान से और समझना, मैं क्या कर रहा हूं, इस नेचुरल रिसोर्सेस को अपने काम में यूज करके, कंज्यूम करके धीरे धीरे इसको खत्म कर रहा हूं, इसलिए बेटा इसका नाम पड़ा वेस्टिंग एसेट्स। यानी वेस्टिंग एसेट का मतलब सिंपल, वेस्टिंग एसेट जैसे दिमाग में मतलब लोग पूछे तो इसका मतलब सिंपल, जितने भी हमारे पास माइंस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ऑयल वेल्स हैं, ओरेज हैं, ये सब के सब हमारे लिए क्या है बेटे, बोलो, वेस्टिंग एसेट्स। कोई कष्ट है? तो ये सब आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे वेस्टिंग एसेट के। तो इस तरह से आपने एसेट्स की सारी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर ली, ठीक है। एक बार मैं रिकैप दे देता हूं 2 मिनट में। बताओ, एसेट्स एसेट्स है या नहीं है? कोई एसेट्स है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास 3 टेस्ट है, रिसोर्स, कंट्रोल, बेनिफिट। यदि ये तीनों टेस्ट पास हो गया तो एसेट्स है, यदि ये एसेट्स है तो ये एसेट 4 तरह के हैं, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट,
फिक्टिशियस एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। सर फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको हम खरीदते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए और यूज 12 महीने से ज्यादा करते हैं। ये फिक्स एसेट दो होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जो दिखाई देते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल वो होते हैं जिसको ना हमें दिखाई देता है, ना उसको हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं करेंट एसेट। तो करेंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक रीजनेबल टाइम पे कैश में कन्वर्ट होने के लिए रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? करंट एसेट्स। इसके ये सारे एग्जांपल थे। इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जो ना ही फिक्स्ड होता है, ना ही करंट एसेट्स होता है, बल्कि ये बिजनेस का लॉस होता है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। ये इसके एग्जांपल्स थे। वेस्टिंग एसेट्स वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि कंज्यूम्ड हो जाते हैं, या तो हम अपने काम में यूज कर लेते हैं या फिर प्रोसेस में यूज करके उसको खत्म कर देते हैं, और इसलिए इसको वेस्टिंग एसेट बोलते हैं, जैसे कोल माइंस, ऑयल वेल्स, ये एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग लाइबिलिटी। ध्यान से सुनना। कहता है इट रेफर्स टू अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। इसको ये इंक्लूडिंग ओनर, ये अभी तो रुक के, अभी इसके बारे में चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना। इसने क्या बोला? इट रेफर्स टू अमाउंट विच द फर्म, मतलब वो पैसा जो फर्म मतलब उस बिजनेस ने उधार लिया हो। ओज मतलब होता है ऑब्लिगेशन। उधार लिया हो किससे? आउटसाइडर से, यानी जो बिजनेस के बाहर है। पहले अभी इतना देर इतनी बात समझो, ठीक है? आउटसाइडर, इसी को मैं ऐसे समझाऊं, एन ऑब्लिगेशन विच आर पेबल टू आउटसाइडर। यानी ध्यान से सुनना, इसको देखो, ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है? ये इनका बिजनेस है, ठीक है? और इन्होंने मिस्टर वाई से लोन लिया, ठीक है? या कुछ बोरो किया, या कुछ उधार में खरीदा, जो भी व्हाटएवर, ठीक है? तो बताओ, ध्यान से सुनना, पहले ये बताओ, मिस्टर एक्स का ये बिजनेस है, तो मिस्टर एक्स कौन है? इस बिजनेस का मिस्टर एक्स कौन है? ओनर है। कौन है बेटे? ओनर। तो यदि मिस्टर एक्स ने कुछ भी पैसा लगाया होगा बिजनेस में, तो वो पैसा क्या कहलाएगा बेटे? कैपिटल। क्या कहलाएगा? कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, मिस्टर वाई ने बिजनेस को लोन दिया, या बिजनेस ने उनसे कुछ बोरो किया, तो जरा सोच के देखो, ये बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन हो गई कि नहीं हो गई? क्या ऑब्लिगेशन है बिजनेस को कि ये मिस्टर वाई को पे करना है, और मिस्टर वाई बिजनेस के लिए आउटसाइडर है। यस। तो ध्यान से देखना, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो ऑब्लिगेशन, क्या बेटे? वो ऑब्लिगेशन जो बिजनेस को पे करना है, किसको? बाहरी लोगों को, बाहरी लोगों। यहां तक क्लियर है? बस लाइबिलिटी इतना ही है। अब मेन बात ध्यान से सुनना, मेन बात क्या? इंक्लूडिंग ओनर। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ओनर। इस पे एक डिस्क्लेमर है, ध्यान से सुनना। क्या? जो लोग अकाउंट पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको ये वाला शब्द उतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, यदि आपको बिजनेस का नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आप समझ पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे। लेकिन जो पहले से पढ़ चुका है, उसको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा क्यों। क्लियर है? चलो ध्यान से सुनना, क्यों ऐसा हो रहा है, इंक्लूडिंग ओनर यहाँ क्यों आया, ये समझो। ध्यान से सुनना बेटे। क्या? इसके लिए आगे आप पढ़ोगे एक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग की दुनिया में। जब हम एंटर करते हैं, तो अकाउंटिंग जब करते हैं, तो उसके कई सारे हमें रीजन भी पूछते हैं कि ये क्यों, ये क्यों। तो उसको जानने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए। उसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन अ पर्सन स्टार्ट द बिजनेस, यानी मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, हाँ, तो फॉर अकाउंटिंग पर्पस, यानी अकाउंटिंग के लिए, ये बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट टू ईच अदर।
मतलब बिजनेस अलग होगा और ओनर अलग होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग माने जाएंगे, होते नहीं है, माने जाएंगे। क्लियर है? किस वजह से? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। सर यदि नहीं माना तो क्या होगा? कहता है यदि नहीं माना तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। यदि आपको अकाउंटिंग करना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। क्लियर है? अच्छा, अब जरा सोचो, तो यदि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने ये कह दिया कि बिजनेस मैं अलग हूं, तुम अलग हो, तो बताओ मिस्टर एक्स ने जो पैसा दिया, जो पैसा दिया बिजनेस को, वो तो कैपिटल है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो बताओ ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या नहीं है? क्योंकि ये बिजनेस को भी तो, ओनर को भी तो पे करना पड़ेगा ये, लेकिन कब? जिस दिन बिजनेस बंद हो जाएगा उस दिन ओनर वाला पैसा ओनर को दिया जाएगा और आउटसाइडर वाले का पैसा आउटसाइडर को दिया जाएगा। तो यदि बिजनेस है, बिजनेस है तो ओनर को हम पे नहीं करते, ठीक है, इसलिए हम उसको ऑब्लिगेशन में दिखाते नहीं है, लेकिन मानते जरूर हैं, ठीक है। और मिस्टर वाई से जो लोन लिया उसको हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये मेरा वो ऑब्लिगेशन है जो बाहरी को देना है, और ये भी मेरा ऑब्लिगेशन है जो कि ओनर को देना है। इसी के बेसिस पे बेटा लायबिलिटी दो भागों में बंटती हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी और दूसरे को एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ध्यान से देखना बेटे, इसी वजह से लायबिलिटी को दो भागों में बांटा गया, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो है जो पेबल है ओनर को, जो पेबल होगा किसको? ओनर को। जो ओनर को दिया जाए उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, और जो पेबल हो आउटसाइडर को, यानी ओनर के अलावा जो बाहरी लोगों को पेबल हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी फर्दर दो भागों में बांटी गई है। कितनी भागों में बेटे? दो। एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का दूसरा नाम है फिक्स्ड लायबिलिटी और इसका करंट लायबिलिटी। और जब कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो उस पे, वहां पे आपको इसको नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी लायबिलिटी बेटे? नॉन करंट लायबिलिटी। तो ध्यान से देखना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये दो तरह की लायबिलिटी है। ये दोनों नाम है, लॉन्ग टर्म कह लो, फिक्स्ड लायबिलिटी कह लो, या नॉन करंट लायबिलिटी कह लो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कह लो, करंट लायबिलिटी कह लो। अब कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसे कहते हैं? कहता है विच आर पेबल इन मोर देन 12 मंथ। वो ऑब्लिगेशन जो 12 महीने से ज्यादा के लिए आपके पास हो, उसको हम बोलते हैं, बोलो क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म। और जो पेबल हो विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर पे हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। यानी यदि आपके पास कोई ऑब्लिगेशन है तो चेक करो 12 महीने से ज्यादा का ऑब्लिगेशन है या 12 महीने के कम का ऑब्लिगेशन। यदि 12 महीने के कम का है तो शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी है, और 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो एग्जाम्पल क्या बेटे? देखो जितने भी लोन, टर्म लोन, बैंक लोन, ये सब जो होते हैं ना बड़े बड़े अमाउंट के लोन, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब बेटे क्या हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म का देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं। क्रेडिटर और ट्रेड पेबल दोनों एक ही नाम है, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब होता है जब आप किसी से उधार में कुछ क्रेडिट में परचेज करते हो ना, तो जिस बंदे से आपने परचेज किया, आप बताओ वो पैसा आपको पे करना होगा, क्योंकि आपने पे तो कभी किया नहीं है। तो जब आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है उसको पे करना, और ये ऑब्लिगेशन विद इन 12 मंथ की होती है, इसलिए ये क्रेडिटर होता है, ठीक है। उसका नाम है ट्रेड पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया बट अभी पे नहीं हुआ। मतलब मैंने आपको, ध्यान से सुनना, मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आपने मुझे अभी फीस नहीं दिया, तो आपके लिए, ध्यान सुनना, खर्चा इनकर्ड तो हो गया लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब क्योंकि आपने खर्चा किया और अभी पे नहीं किया, तो बताओ आपकी एक ऑब्लिगेशन इनकर्ड हो गई। आप ऐसे समझो, आपके यहाँ एक एम्प्लॉय काम किया, उसको सैलरी देना है, 30 दिन काम कर लिया, तो अब बताओ आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो गई कि आपको सैलरी पे करना है।
बोलो, ठीक है। लेकिन अभी आपने उसको पे किया नहीं है, तो बताओ ये आपके लिए ऑब्लिगेशन हो गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, यदि आप किसी को, ध्यान सुनना, किसी से उधार खरीदा आपने सामान, तो क्रेडिटर बना। हाँ, वो क्रेडिटर को यदि आज ही पैसा चाहिए तो क्या करते हो, वो आपके ऊपर बिल लिखता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे ही एक्सेप्ट करते हो ना, वो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बिल्स पेबल बन जाता है। ठीक है, इन सब की चर्चा हम अलग से करेंगे। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में बताएंगे आपको बीआर और बीपी क्या होता है, कैसे बनता है एग्जैक्टली। ठीक है, अभी बस समझ लो, बीपी ऑब्लिगेशन है, बीआर एसेट्स है, करंट एसेट्स, ये करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो, ध्यान सुनना, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जितना आपके पास पैसा है उससे एक्सेस आपने विड्रॉ कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब एक्सेस विड्रॉ किया तो आपको पे करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी है। एडवांस इनकम, वो इनकम जो अभी आपने कमाया नहीं है लेकिन रिसीव हो गया। एडवांस इनकम का मतलब एन इनकम विच रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब आपको मैंने पढ़ाया नहीं, देखो मैंने आपको एक महीना पढ़ा दिया, फिर आप मुझे इनकम, मेरा इनकम एक्रू होगा, एक महीना मैंने पढ़ा दिया, मेरा इनकम एक्रू होगा, लेकिन मैं करता क्या हूँ, मैंने पहले पैसे ले लिए, इसके बाद में पढ़ाना शुरू करूंगा। तो यदि मैंने पैसे पहले ले लिए तो मेरे लिए एडवांस इनकम, और एडवांस इनकम यदि मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो बताओ आपको पैसे वो वापस करने पड़ेंगे, तो मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बेटे ये आपके लिए क्या बन गया, लायबिलिटी। तो होप कि आपको एसेट्स लायबिलिटी एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर है? फटाफट एक रिकैप ले लो। लायबिलिटी वो होता है जो आउटसाइडर को पे करता है बिजनेस, इंक्लूडिंग ओनर, और इसके बेसिस पे दो लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो होता है जो ओनर को पे किया जाता है। ओनर को क्या क्या पे करते हैं, उसका कैपिटल, उसका प्रॉफिट, उसका बचाया हुआ रिजर्व्स। एक्सटर्नल वो होता है जो आउटसाइडर को पे करते हैं, और ये दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। यदि हमने एक साल से ज्यादा के लिए ऑब्लिगेशन रखा है तो वो लॉन्ग टर्म है, एक साल के अंदर का है तो वो शॉर्ट टर्म है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये ऐसे ही एज इट इज, ये यही नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ नेक्स्ट, अब हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। उसका नाम है बेटे ड्रॉइंग। यदि ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो वो उसका लायबिलिटी था। तो यदि उसने पर्सनल यूज के लिए, ध्यान से देखना, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, मतलब ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाले तो हम उसको क्या बोल देंगे बेटे, चाहे वो गुड्स निकाले या कैश निकाले, उसको क्या बोलोगे आप, ड्रॉइंग। क्या है वो, ड्रॉइंग। बोलो, यहां तक कोई कष्ट है? नहीं, मतलब पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से कुछ भी निकालते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। अब बात करते हैं बेटे, देखो ध्यान से, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? कहता है इट मीन्स द इनफ्लो, मतलब पैसे का आना, इनफ्लो मतलब आना, ऑफ रेकरिंग नेचर, रेगुलर बेसिस, फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे वो कहीं से आए, लेकिन एक्सेप्ट, इसको छोड़कर जो आगे है, क्या, कैपिटल और बोरोइंग, लोन, कैपिटल और बोरोइंग। अब ध्यान से सुनना, कहता है कि बिजनेस में कहीं से भी यदि पैसा आ रहा है रेकरिंग बेसिस पे तो वो आपका रेवेन्यू। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर बिजनेस में पैसा तो जब ओनर पैसा लगाता है कैपिटल तब भी आता है, तो कहता है कैपिटल जो लगाया वो कैपिटल है, उसको रेवेन्यू नहीं मानोगे। अच्छा सर, यदि मैंने किसी से उधार लिया तो भी पैसा आया, तो कहता है लोन जो लिया उसको भी आप रेवेन्यू नहीं मानोगे। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, रेवेन्यू का मतलब ये कि आपने यदि गुड्स बेचा या सर्विसेज किया, रेंडर दी, सर्विसेज रेंडर किया, वहां से जो पैसा आपको मिला या मिलने वाला है, रिसिव्ड या रिसीवेबल है, उसको रेवेन्यू बोले। इसका एग्जांपल क्या है बेटे, सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स बेचा या आपने सर्विसेज इनकर्ड किया। बोलो क्लियर है? ठीक है सर। रेवेन्यू के बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना, कहता है अमाउंट स्पेंट टू जनरेट द रेवेन्यू, मतलब जो पैसा आप लगाते हो रेवेन्यू को जनरेट करने के। मतलब ध्यान सुनना, मैंने 100 रुपए में मैंगो खरीदा और इसको बेच दिया कितने में बेटे, 150 में। 100 में खरीदा और बेच दिया कितने में, 150 में।
तो यदि आपने 100 में खरीद के 150 में बेच दिया, तो ये जो बेचा ये सेल है, रेवेन्यू है ये, और इसको बेचने के लिए जो आपने लगाया ये आपका एक्सपेंस है। क्लियर है? यानी वट एवर यू स्पेंड टू जनरेट द रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग और परचेज ऑफ गुड्स। या तो आप गुड्स को बनाने में या उसको परचेज करने में जो खर्चा डायरेक्टली एसोसिएट हो, मतलब यदि मैंने गुड्स परचेज किया तभी ये खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यदि मैंने गुड्स बनाया तभी ये खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज ऑन परचेज, ये दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, ये एक एक करके समझाऊंगा। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेज, वेजेज, ऑक्ट्रॉई, एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, पावर, वाटर, गैस एंड फ्यूल, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कार्टेज, ये सब लिस्ट है बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ध्यान से एक एक शब्द समझेंगे। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? अब देखो ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल, ये रामलाल है जो दिल्ली में है और ये राकेश सावंत है जो मुंबई में है। रामलाल मुंबई से गुड्स परचेज करता है। क्या परचेज किया बेटे? गुड्स। अब जरा सोचो, यदि आपने गुड्स परचेज कर लिया तो क्या गुड्स को बोलोगे कि मेरे पीछे पीछे चलो और गुड्स आपके पीछे पीछे चल देता है? नहीं, आपको उसको अपने घर लाने के लिए कुछ कैरियर की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैरियर, ध्यान से सुनना, वो हो सकता है ट्रक हो सकता है ट्रेन हो सकता है हवाई जहाज हो। ठीक है, जिस चीज से आप लेके उसको आते हो, कैरेज करके लाते हो, कैरी करके, उसके लिए जो किराया देते हो बेटे उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। ये दोनों बात समझ में आ गई? अच्छा, जब ट्रक आपके पास आया तो गुड्स को बोलते हो कि चुपचाप बैठ जाओ गाड़ी में और गुड्स आपका उछल उछल के बैठ जाता है? नहीं, उस केस में आप उसको लोडिंग और फिर अपने घर पे लाके अनलोडिंग करते हो, तो उसकी जो किराया देते हो उसको बोलते हैं हम फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट ऑन परचेज। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जब गुड्स ट्रक में भरते हो तो क्या ऐसे ही उठा उठा के भर देते हो या उसको एक खास पैकेज में उसकी सेफ्टी के ध्यान भी रखते हो? तो उसके लिए जो खर्चे करते हो उसको बोलते हैं कार्टेज। ठीक, इसके बाद अब ध्यान से सुनना, यदि आप गुड्स लेके आते हो मुंबई से दिल्ली, तो बीच में जो स्टेट आपके पास, जैसे ये एमपी आया बीच में, तो ध्यान से देखना, जब आप इस एमपी को क्रॉस करते हो तो यहाँ पे एक बॉर्डर होता है। जब क्रॉस करते हो तो आपको एक छोटा सा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉई। अब ध्यान से देखना, यदि ये गुड्स परचेज करके ला रहे हो बेचने के लिए तभी देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्ट्रॉई भी इसी का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब यदि गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राकेश सावंत गुड्स अपने यहाँ बनाती है तो गुड्स बनाने में खर्चा क्या होगा? पहले तो लेबर लाएगी, तो लेबर को वेजेस देंगी, उसको जो सैलरी देते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटे? वेजेस। तो ये भी डायरेक्ट है भाई, लेबर है तो सैलरी है, नहीं है तो नहीं है। ठीक, और ये दोनों कब है? जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तभी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है। अच्छा, ठीक है सर, मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होगा। हाँ, अच्छा, यहाँ तक भी क्लियर है। फिर यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, पावर। बोलो हाँ, मशीन यूज कर रहे हो, बिजली यूज कर रहे हो तो आपको पावर भी देना पड़ेगा। आप हेवी वाटर, गैस, फ्यूल वगैरह यूज करते हो तो वो भी लगेगा। ये सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो ये भी आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, तीन टर्म है आपके पास, एक्साइज और कस्टम और डॉक चार्ज। अब ध्यान सुनना, यदि कोई पर्सन इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करता है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता है जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। यानी मैन्युफैक्चर करोगे तब एक्साइज ड्यूटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। दूसरा, यदि आप गुड्स विदेश से मंगाते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो यदि गुड्स विदेश से मंगाओगे तो देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, डॉक चार्जेस, यदि आप गुड्स शिप से मंगाते हो ना, शिप से मंगाते हो या एरोप्लेन से मंगाते हो फॉरेन से, तो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे उस गुड्स को रखना पड़ता है। जहां पे रखते हो उसको हम बोलते हैं डक, और उसका किराया जो होता है उसको बोलते हैं डक चार्जेस। तो ये भी यदि आप मंगाओगे तभी देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारे लिस्ट है बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सर इनडायरेक्ट क्या होता है? तो इनडायरेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट नहीं होता। अब इनडायरेक्ट के देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है? सैलरी, रेंट,
अच्छा, कैरेज इनवर्ड है तो डायरेक्ट है, आउटवर्ड हो गया तो इनडायरेक्ट। इनवर्ड है तो फ्रेट, इनवर्ड है तो डायरेक्ट, और आउटवर्ड हो गया तो डायरेक्ट। कैरेज ऑन परचेज और कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन परचेज है तो डायरेक्ट और सेल है तो इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, पोस्टेज टेलीग्राम, एडवर्टाइजमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जनरल एक्सपेंस, वेज। अच्छा ये ध्यान रखना, वेजेस एंड सैलरी है तो डायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरी है तो डायरेक्ट, और सैलरी एंड वेजेस है तो इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जितनी मोटी मोटी बातें आती हैं वो सारा मैंने कवर कर लिया है। अब आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है,